चलो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर चल रहा था, आगे कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ सम्स दिए थे होमवर्क में, हो गया? डाउट किसी का 11th में? कंप्लीट है, आ गया? कल लास्ट में डिसीजन ट्री हमने डिस्कस किया था, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है सेंसिटिविटी टेक्निक या सेंसिटिविटी एनालिसिस करके, पेज नंबर है 521। इसमें ना दो टाइप के सम्स होते हैं, इन्होंने एक ही दे रखा है, दूसरा नहीं दिया। मैं आपको दोनों कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर और कहीं कोई सम आएगा तो आइडिया रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 उसमें दे रखा है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये इलस्ट्रेशन तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उसके पहले जो मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ या दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ वो समझ लो। सेंसिटिविटी एनालिसिस करके टॉपिक है, अपने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर देते हैं, जैसा मुझे पॉइंट बताना है उस हिसाब से। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये इस टाइप के सम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए। इसमें से आपको सबसे पहले एनपीवी फाइंड करना है। एनपीवी आप निकाल के बता दो क्या आएगा, बाकी फिर सेंसिटिविटी वाला क्या पार्ट है मैं समझाता हूँ, उसके बेसिस पे बताना पड़ेगा। इसमें एनपीवी आएगा तो आगे बात होगी। सीएफएटी एनुअली लिया तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। जीटी फैक्टर वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना है। कितना आ रहा है? 50,960 सही है, आया ये एनपीवी। अब देखो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। सेंसिटिविटी अपने जनरली अगर बात करें, आपने वर्ड क्या सुना है सेंसिटिविटी? टूथपेस्ट की एड में है ना, ठंडा खाने से दांतों में झंझनाहट होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेंसोडेंट टूथपेस्ट खरीदना जरूरी है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब जो है उन्होंने जो बताया यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है, लेकिन कंटेक्स्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। अदरवाइज अगर अपने नेचर वाइज किसी की बात करें, सेंसिटिव नेचर ऐसा बोलते हैं, क्या मतलब है उसका? बहुत जल्दी इमोशनल है, बहुत बुरा लग जाता है। स्कूल में देखा है बच्चे होते हैं ना, टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है। किसी बच्चे को ना कुछ थोड़ा सा ऐसे ऊंची आवाज में बोल दिया, डांट दिया ना, वो रोने ही लग जाता है। फिर उसको चुप कराते कराते टीचर को गिल्टी फील होने लग जाता है, मैंने कहा इसको इतना डांट दिया, जबकि इतना कुछ बोला नहीं है। वो छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है, तो रोने लग जाएगा ऐसे बेचारा। फिर उसको मनाओ, समझाओ, चॉकलेट वॉकलेट खिलाओ कुछ, तब जाके उसका मूड ठीक होगा। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं, उनको अगर आप बालकनी से उल्टा भी लटका दोगे ना, फिर वापस सीधा करोगे वहीं के वहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढीठ प्रजाति वाले होते हैं ना। तो सेंसिटिविटी जो है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, कोई बहुत ओवर सेंसिटिव है, कोई हार्डली कुछ सेंसिटिव है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इंसान है क्या यार, मतलब इतना कोई बोल रहा है। वो जेठालाल नहीं बोलता है एक इंसान प्लीज बोल रहा है, कुछ तो समझ आ रहा होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो भी समझ नहीं आ रहा है, वो कैटेगरी है। तो जो ढीठ कैटेगरी वाले होते हैं ना, वो एकदम लीस्ट सेंसिटिव। और हाईली सेंसिटिव वाले इमोशनल बेचारे, थोड़ा सा बोल दिया तो रोने लग गए। अब नेक्स्ट टाइम उनको कुछ बोलना हो तो अपने 100 बार सोचना पड़ता है कि यार अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर इसको लग गया ना तो रोने लग जाएगा, फिर उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। वैसा है यहाँ पे जो सेंसिटिविटी की बात हो रही है ना, वो सेम रेफरेंस में। अब देखो आपको मीनिंग समझ आ गया, अब रिलेट होगा। देखो ये जो अपना एनपीवी है ना, इसकी सेंसिटिविटी की बात यहाँ पे हो रही है, ये कितना सेंसिटिव है। अब एनपीवी पे कौन से चीजों का, कौन से फैक्टर्स का असर पड़ता है, ये सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट का फर्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का असर पड़ता है। मतलब मैं इनमें से कोई भी डेटा अगर चेंज कर दूंगा तो इस पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वही हमें देखना है कि कितना असर पड़ता है। इसको इनमें चेंजेस से कुछ फर्क पड़ता भी है, ये वहीं का वहीं है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब कोई भी एक फैक्टर को हम चेंज करके देख सकते हैं, एट ए टाइम सारे फैक्टर चेंज नहीं हो सकते। सपोज फॉर इंस्टेंस मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ा देता हूँ, खर्चा बढ़ा दिया 10%, मेरा इनिशियल कॉस्ट बढ़ गया, तो एनपीवी पे क्या असर पड़ेगा, नया एनपीवी क्या होगा इस सिचुएशन में, व्हाट विल बी द न्यू एनपीवी, कैलकुलेट करके देखो।
माइनस, हम नेगेटिव आएगा शायद, कितना नेगेटिव आएगा एक्चुअली तो इसमें से 90,000 माइनस कर दो तो भी हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10% से बढ़ गया, मतलब 90,000 रुपये खर्चा बढ़ गया। तो ये जब हमने एनपीवी निकाला तो आपने फॉर्मूला वही लगाया था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये लगाया था। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो का 90,000 बढ़ जाएगा, इन शॉर्ट इसमें से 90,000 माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो माइनस 40,960 ऐसा कुछ आ रहा है, ये आना चाहिए। आप कैसे भी गिनो आंसर ये आना चाहिए। मैंने शॉर्टकट बता दिया कि सिंपली 90,000 जो आपका कॉस्ट बढ़ा वो इसमें से माइनस करना और कुछ नहीं। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, समझ आ रहा है? दिस इज न्यू एनपीवी। अब नया एनपीवी तो आप निकाल लोगे। पॉइंट ये है, हाउ मच सेंसिटिव इज दिस एनपीवी टूवर्ड्स दिस चेंज, दैट इज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। हाँ सॉरी, वो मैंने कितना आ रहा है 39,000 40, हाँ वो डिफरेंस का अमाउंट करेक्ट, 39,040 करेक्ट है। अब देख लो, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 10% चेंज किया, एनपीवी में कितना चेंज आ गया? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोलो, इस चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? करके देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 90,000 का डिफरेंस होगा ना देखा जाए तो। एक सेकेंड ना, मैं इसको कैसे कैलकुलेट कराना है बता देता हूँ। थोड़ा नंबर्स कुछ और लेते बेटर रहता, स्टिल मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ 10% का चेंज आया, एनपीवी की वैल्यू में रिडक्शन, काफ़ी रिडक्शन हो गया, चेंज तो बहुत ज़्यादा आ गया। कोई बात नहीं, 90,000 रुपीज़ का ही चेंज है ये देखा जाए तो अगर मैं चेंज परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस वही आने वाला है 90,000 जो चेंज है, और बेस क्या लेंगे? बेस लेंगे ओल्ड एनपीवी, पुराना वाला एनपीवी। परसेंटेज में देखो कितना हो रहा है, 100% से ऊपर चला गया। ये चेंज है, आपको क्या लग रहा है ये सेंसिटिविटी कैसी है, ज़्यादा है या कम है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% का चेंज आया, 10%। एनपीवी में कितना चेंज आ गया? 176%, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टूवर्ड्स एनपीवी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ 10% चेंज हुआ है, यहाँ पे भी 10% ही चेंज होता तो लगता कि मॉडरेट है सेम स्केल पे, पर यहाँ 10% चेंज किया मैंने, यहाँ सीधा 170% चेंज आ गया। तो सोचो एनपीवी इस फैक्टर की तरफ कितना सेंसिटिव है। इसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना, यहाँ पे बहुत मेजर इफेक्ट आ जाएगा। वो बात समझ आ रही? तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। अब इसमें मैं ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। एक और सिचुएशन लेते हैं, चलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये 10%, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, इसमें और 10% एडिशन कर रहा हूँ, मतलब बाई 1% इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। 10 के बदले कितनी हो गई? 11। 10 से 11 हो जाना मतलब इसमें 10% का इंक्रीमेंट है। वो बात समझ आ रही? दिस 1% इज 10% ऑफ दिस, क्लियर है? 10% का 10% कितना होता है? 1%, तो वो मैंने बढ़ा दिया, तो 10 के बदले कॉस्ट कितना हो गया? 11। अगर ये सिचुएशन है तो नया एनपीवी क्या होगा? अब इसको भूल जाओ, ये एक अलग केस था, नया केस आपको कैलकुलेट करना है। उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 9 लाख रुपए ही रहेगा। मैंने बोला एट ए टाइम को एक ही फैक्टर चेंज करके देखेंगे, सब साथ में चेंज नहीं होगा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लेना है? 11%, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लेना है? 9 लाख, ठीक है। नया एनपीवी निकाल के देखो क्या आ रहा है। ये फर्स्ट था, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड एनपीवी। $30,000 734, 1-2 रुपए चलेगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियर अबाउट ये आंसर आ रहा है, 30,700 के आसपास आ रहा है। अब देखो, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% का चेंज किया, 10 से बढ़ा के 11 कर दिया, मतलब 10% का चेंज किया, उसका इफेक्ट एनपीवी पे कितना पड़ा? तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज मतलब इन दोनों का डिफरेंस। 50,000 से एनपीवी गिर के 30,000 हो गया, चेंज कितना आया? 20,226, और बेस तो वही रहेगा जो अपना ओरिजिनल एनपीवी था। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना हो रहा है? 40% समथिंग होगा, नियर अबाउट 39.6 चलेगा, चलो कोई बात नहीं। 39.6% अप्रॉक्स 40% चेंज। तो आप देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने 10% इंक्रीमेंट किया
और यहाँ सीधा 40% एनपीवी डाउन हो गया, अगेन हाईली सेंसिटिव। 10 के सामने 40 तो हाईली सेंसिटिव हो, समझ आ रहा है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया होगा, एक एनपीवी होगा, फिर बोलेंगे कि अगर इस फैक्टर में इतना इतना चेंज आया, बढ़ गया, कम हो गया, तो एनपीवी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको नया एनपीवी फाइंड आउट करना है, चेंज कैलकुलेट करके परसेंटेज में बताना है, इसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट लिखना है कि ये हाईली सेंसिटिव है या नहीं, वो आपको नंबर से मालूम पड़ ही जाएगा, सीधी बात। क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेंसिटिविटी एनालिसिस में मोस्टली आते हैं। जो ये इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया उसमें ये अप्रोच नहीं है, बट एक्चुअली में ये वाली अप्रोच ज्यादा यूज होती है। तो आप इस सम को एज अ डेटा नोट कर लो, उसको पूरा सॉल्व कर लो। प्रॉपरली चाहिए तो मैं लिखवा देता हूँ कैसे आपको लिखना है। फर्स्ट जो केस है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया बाई 10%। सेकेंड केस में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा दिया बाई 10%। और ओरिजिनल केस तो आपके सामने है ही। तो पहले ओरिजिनल केस लिख लो, ये एनपीवी निकाल लो, फिर ये फर्स्ट वाला जो चेंज है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन कर लो, एंड देन सेकेंड वाले चेंज के हिसाब से। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा। नोट कर लो आराम से, क्योंकि ऐसा सम फिर नहीं मिला तो एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम। देखें आगे। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14 है जो अपने मॉड्यूल में दे रखा है, वो देख लो आप पेज 521 पे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ करना क्या है उसमें। दो प्रोजेक्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स बोला है। इट मींस आइदर यू कैन गो फॉर ए और बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक तो एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा, दोनों साथ में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस। अभी मिस्टर एबीसी जो है ना, रिस्की इन्वेस्टर है, वो उन्होंने सामने से लिखा है। You are required to advise him about the acceptability of the project from the following information. Cost of investment दिया हुआ है दोनों में 50,000 ईच। फोरकास्ट दे रखा है फॉर पर एनम फॉर 5 years, कि अगले 5 साल तक क्या CFAT रहेगा वो बता रखा है। लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी है, एक बोला है ऑप्टिमिस्टिक, एक बोल रहे हैं मोस्ट लाइकली, तीसरा बोल रहे हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, भाई आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अच्छे से अच्छा रहा तो क्या होगा, हर साल 30,000 रुपीज का कैश इनफ्लो आएगा। मोस्ट लाइकली मतलब एवरेज, कि भाई ये लग रहा है कि हो जाएगा 20,000। और पेसिमिस्टिक मतलब बुरे से बुरा, कम से कम इतना तो आ ही जाएगा, कि अगर सब कुछ बुरा भी हुआ ना तो भी इतना तो आ जाएगा 15,000। वैसे ही प्रोजेक्ट बी में भी है, डिस्काउंटिंग रेट 15% अज्यूम करने को बोला है। अब हमें डिसीजन लेना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कौन से में ना करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों प्रोजेक्ट्स में दोनों प्रोजेक्ट्स में तीनों पॉसिबिलिटीज को लेके एनपीवी निकालना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट ए, तो प्रोजेक्ट ए में 3 पॉसिबिलिटी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मोस्ट लाइकली मतलब एवरेज, या फिर पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो तीनों अप्रोच में कुछ एनपीवी तो आएगा, वो तीनों में क्या एनपीवी आएगा हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देन उसके बेसिस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग वो ह्यूमन माइंड से होगा, फॉर्मूला से नहीं होगा, बट पहले एनपीवी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, क्योंकि CFAT है, आप सीधा जीटी फैक्टर निकाल के काम कर सकते हो, तो कैलकुलेशन में कोई टाइम लगने वाला नहीं है। और फैक्टर सेम ही तो रहेगा, बार बार गिनना भी तो नहीं है। तो सिर्फ CFAT से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हो। ये वैसे हो गया। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, ये तीनों केस में एनपीवी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले केस में देख लो, आपका फैक्टर आ रहा है 3.35, 15% पे आप गिन के रख सकते हो। 1 डिवाइड बाई 1.15 5 बार इक्वल टू GT, कैलकुलेट करके देख लो, सबका फैक्टर आना चाहिए, है ना। 5 साल का कैश फ्लो है वो तो बोला ही है, 15% डिस्काउंट रेट है वो भी बोल दिया। तो आपका जो फैक्टर आ रहा है दैट इज 3.35। उन्होंने 4 डेसिमल लिया, स्टैंडर्ड वैसे 4 डेसिमल ही लेते हैं। 3.3522 ये फैक्टर आ रहा है। अब ऑप्टिमिस्टिक वाले केस में CFAT 30,000 है, उससे फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, आ गया एनपीवी। यही होगा, एनपीवी ऐसे ही गिनेंगे, CFAT इंटू पीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज एनपीवी। फॉर्मूला तो वही है अपना, देख लो मैच हो रहा है।
50,566 इनका आ रहा है, वो एक बार लिख रहा हूँ मैं। मोस्ट लाइकली वाले में आपका कैश फ्लो 20,000 है, जो आंसर आएगा वो, और यहाँ पे 15,000 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। इनकी वैल्यूज एक बार ले लेता हूँ मैं। फिर वैसे ही ये प्रोजेक्ट ए हो गया, प्रोजेक्ट बी में भी आप सेम लॉजिक से एनपीवी गिनोगे तो भी आ जाएगा। ये सारे एनपीवीज हैं, अपन बुक में से एक बार यूज कर रहे हैं। अब लेना है डिसीजन। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ए में ये एनपीवी, बी में ये एनपीवी दे रखे हैं। अब हमें डिसीजन लेना है, प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें, बी में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर्स देख के क्या लग रहा है आपको, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, कौन सा सेफ है, कौन सा रिस्की है? वोलेटिलिटी ए सेफ लग रहा है आपको, बिकॉज नंबर्स मॉडरेट है लेकिन सब प्लस में है। बुरे से बुरा हुआ तो भी नुकसान नहीं जाएगा, बाकी में तो कमाएंगे। ये वाला रिस्की है, अगर पॉजिटिव आया तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बट नुकसान भी जा सकता है, तो ये रिस्क वाला लग रहा है। अच्छा, इन्वेस्टर का इंटेंशन भी तो मैटर करता है, वो रिस्क टेकर है या सेफ इन्वेस्टर है। क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला है? रिस्क टेकर है ना, तो जो इन्वेस्टर है उसका प्रोफाइल वैसा है कि वो रिस्क लेने में मानता है। तो दोनों में से फिर कौन सा प्रोजेक्ट उसको ज्यादा सूट करेगा? बी वाला। समझ आए? तो कंक्लूजन में आपको स्टेटमेंट ही लिखना है कि एज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर और द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर इज risk taking, his ability to take risk is more, hence he will prefer project B because of the possibility of higher reward as well as the risk factor। बस तो ऐसा कंक्लूजन आपको देना है, और वो उन्होंने कंक्लूजन मॉड्यूल में लिखा भी है, वो टेबल के नीचे या नेक्स्ट पेज पे आपको पैराग्राफ मिलेगा, उससे आइडिया आ जाएगा कंक्लूड कैसे करना है। तो सिमिलर लैंग्वेज अपने भी एग्जाम में यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, हाँ इसमें चेंज मांगा नहीं है ना। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। एक थियरी टॉपिक है कैपिटल रेशनिंग करके, पेज नंबर 510, वो देखना। मिला? चलो ये देख लेते हैं। शॉर्ट नोट बन सकती है, थियरी में पूछ सकते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में थियरी आंसर भी आ जाते हैं। तो कैपिटल रैशनिंग कुछ वैसे ही कंसेप्ट है। रैशनिंग का मतलब है रैशनल डिसीजन मेकिंग, उस सेंस में बोला है कैपिटल रैशनिंग। ठीक है, तो रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब ये रैशनल डिसीजंस का मतलब ये है कि पैसा सोच समझ के खर्च करना। अच्छा, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जिन्होंने आपको फंडिंग दी होती है, बहुत सारी एंटिटीज है ना, जानबूझ के इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाती, क्योंकि इन्वेस्टर से पैसा उठाना इतना आसान काम नहीं है, इट इज़ अ प्रेशर गेम। भाई आप सब ने मुझे पैसे दिए हैं बिजनेस चलाने के लिए, पैसा देने के बाद भूल जाओगे या नज़र रखोगे? 4 सवाल पूछोगे, हर एक्टिविटी ट्रैक करोगे, फिर अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन पूछोगे ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं कर रहे, फिर मुझे आप सबको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सोच के कर रहा हूँ। हमेशा आंसरेबिलिटी और वो इन्वेस्टर का प्रेशर, और मैं हमेशा बैकएंड में सोचता रहूँगा यार मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसमें थोड़े टाइम नुकसान दिखेगा लेकिन फ्यूचर में कमाएंगे। लेकिन इन्वेस्टर तो ये बात नहीं समझेगा ना, वो बोलेगा यार मेरा नुकसान कर रहे हो, मेरे पैसे आप जला रहे हो, और उससे अपना रेवेन्यू तो कमा रहे हो लेकिन प्रॉफिट का है। तो वो प्रॉफिट करता रहेगा, आपको टाइम नहीं देगा अपने हिसाब से अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो प्रेशर गेम रहेगा। अगर आप एकदम स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
तो बहुत लोग पैसा उठाने से पहले ये सब फैक्टर सोचते हैं, फिर ही फंडिंग के लिए जाते हैं कि फंडिंग मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो भी ध्यान रखना है। तो कैपिटल रेशनिंग का मतलब ये है कि कभी अगर ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, तो भाई खर्चा कम करना पड़ेगा ताकि उतने ही रेवेन्यू में से हम कुछ प्रॉफिट निकाल पाए, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अब ये कैपिटल रेशनिंग है, जो कॉस्ट कटिंग होती है दो टाइप की होती है जो उन्होंने बोला है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। हार्ड कैपिटल रेशनिंग, दूसरा बोल रहे हैं सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग। थियरी में आप देखना मिलेगा पेज 511 पे। तो हार्ड कैपिटल रेशनिंग जो है वो एक्सटर्नल है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स आप पे प्रेशर बना रहे हैं, तो ये बहुत हो गया है, बहुत टाइम से लॉस दिखा रहे हो, कमाओगे कब, तो थोड़ा आप कुछ बुक्स में प्रॉफिट लेके आओ ताकि हमारा पैसा भी बाहर निकले, हमारा रिटर्न हमें मिल सके। तो क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको कॉस्ट कटिंग करना पड़ रहा है और कंपनी को प्रॉफिट में लेके आना पड़ रहा है। और काफ़ी कंपनी इस तरीके का कॉस्ट कटिंग जो है वो रेगुलर बेस पे करती है। बीच में बाइजूस वाला जब मैटर चल रहा था, तो बाइजूस में भी ये इशू था। इन्वेस्टर्स ने बोला यार तुम लोग पैसे तो लेते हो हमसे, रेवेन्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट सब बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट कहाँ है? जब तक खर्चा हो रहा है तब तक रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो बच ही नहीं रहा है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, तो उस सिचुएशन में पॉइंट ये निकला कि बाइजूस ने फिर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे। अब कैसे कॉस्ट कटिंग होगी? तो इनका जितना भी स्टाफ है वो जब ट्रैवल कर रहा है पूरे कंट्री में, तो बिजनेस क्लास में घूम रहे थे। बोले क्या जरूरत है भाई बिजनेस क्लास की टिकट खर्चा करने की, 10 गुना महंगी आती है इकोनॉमी से, इकोनॉमी में जाओ, सेमी इकोनॉमी में जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो बोला कि हम बिजनेस क्लास को अवॉइड करेंगे। अब कोई भी कंपनी का ओनर भी होगा ना, बिजनेस क्लास में कंपनी खर्चे पे ट्रैवल नहीं करेगा, पर्सनली जाना है। जाओ, कॉस्ट में काफी फर्क पड़ गया। जहां आप ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट लेने की क्या जरूरत है? तो भाई ये सब चीजें आप बचा लो। कंपनी में जो ऑफिस में जो एक्सपेंस हो रहा है, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ये सब चीजें, हम उसको कट डाउन करेंगे। तो ऐसे करके फिर से ओवर स्टाफिंग कर रखा है, अननेसेसरी स्टाफ है उनको हटाओ, सैलरी का खर्चा कम करो। ये सब करके कंपनी को कॉस्ट कटिंग करके इन्वेस्टर्स को दिखाना पड़ा कि हम अपना लॉस मार्जिन कम कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम और फंडिंग चाहिए तो मिले, अदरवाइज वो नहीं देंगे। तो ये सब पॉइंट्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कैपिटल रेशनिंग। इंटरनल इज अदरवाइज, उसमें आपको बाहर से कोई प्रेशर नहीं कर रहा, लेकिन आपको खुद को दिख रहा है कि यार हम कंपनी चला तो रहे, खर्चा बहुत हो रहा है, हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना ही पैसा है, वेस्ट करते रहेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो आप अपने मन से, अपने इंटेंशन से अगर ये काम कर रहे हो विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, तो फिर वो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग या इंटरनल कैपिटल रेशनिंग है। अदरवाइज उसको अपने एक्सटर्नल बोलेंगे। वैसा आया समझ में? ये थियोरेटिकल आंसर। अगर आपको ये पूछा तो डायरेक्टली आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रेशनिंग, तो ये जो लॉजिक है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अब देख लो 510 और 11 पे जो आंसर दे रखा है ना, आप इसकी लैंग्वेज अभी 2 मिनट लेके खुद ही रीड कर लो, स्टार्टिंग से ही पढ़ लो व्हाट इज कैपिटल रेशनिंग, क्योंकि वर्ड्स वहां से पिक कर लोगे तो आंसर लिखते टाइम ईजी रहेगा। फिर नहीं समझ आए तो बोलो। बजट सीलिंग मतलब लिमिट, फुल यूटिलाइजेशन बजट सीलिंग मतलब आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी ना, कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो भी आपने लिमिट सेट की होगी। वैसे बोलो, पढ़ा सबने कैपिटल रेशनिंग वाला आंसर? लैंग्वेज में कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना? एक्सटर्नल और इंटरनल वाला भी पढ़ लो, दोनों के लिए एक एक पैराग्राफ दे रखा है। देखो उसमें आपको वही लैंग्वेज मिलेगी जो मैंने बताया। हार्ड कैपिटल रेशनिंग अकर्स व्हेन द एक्सटर्नल फैक्टर्स फोर्स अ कंपनी टू कट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सॉफ्ट वाले ने बोला इट इज कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे सेट मिनिमम इंटरनल rate of return for capital projects. All projects having a low IRR will be rejected even though they have a positive NPV. Dividend policy can also cause soft rationing. जो डिविडेंड कितना देना है कितना नहीं, किसका कॉल होता है? डायरेक्टर्स का। शेयर होल्डर उसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर लगता है कि हमें पैसे हाथ में रखना है और खर्चा बचाना है, डिविडेंड भी तो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए खर्चा ही है ना, ओनर की इनकम है, मैनेजमेंट के लिए तो खर्चा है। तो डिविडेंड इस साल कम दो, पैसे हाथ में रहेंगे, प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट हो पाएंगे। तो ये भी डिसीजन मेकिंग जो है सॉफ्ट रेशनिंग है। ये एक्सटर्नली कोई आपको कंपेल नहीं कर रहा कि डिविडेंड मत देना, ये आपका कॉल है। तो ये सब डिसीजन हम ले सकते हैं।
सिमिलरली हाँ, capital rationing also means that the firm foregoes the next most profitable investment falling after the budget ceiling even though it is estimated to yield the rate of return. देखो एक बजट की लिमिटेशन है कि मैं इतना ही पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो उतने पैसों में जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स में हम पैसा लगा सकते हैं लगाएंगे, लेकिन देखो कोई लिमिट नहीं है। अब मेरे पास अगर आज 100 करोड़ रुपए की फंडिंग है तो मैं 100 करोड़ लगा के बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, अलग अलग बिजनेसेस में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकता हूँ। बट है ना, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो और पैसे होते और लगा देते। भाई कितने लगाओगे, एक लिमिट भी तो है, तो काम उतना करना है जितना संभाल पाए। 100 करोड़ की अपनी मैक्सिमम लिमिट थी कि इससे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, तो इसमें जो भी बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे उसमें आपने लगा दिया। अब आपको लग रहा है मार्केट में और अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास और 100 करोड़ होते तो भी लगा देता, बट भाई रिस्क भी तो कितना बढ़ जाएगा। आप डबल पैसा लगाओगे, डबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वहां कहीं लॉस हो गया तो पैसा लगाते ही प्रॉफिट आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि इससे आगे जाके अब हम और खर्चा और प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, इतना ही खर्च करना है, इसी से कमाएंगे, पहले इसमें से कुछ कमा ले, बाकी के वेंचर्स के बारे में बाद में सोचेंगे। तो एक लिमिट हमें सेट करनी है कि इससे आगे जाने में मैनेजमेंट का रिस्क ज्यादा हो जाएगा और नहीं कर सकते, वैसा है। तो वो पॉइंट है, वो भी रैशनिंग का पार्ट है, सोच समझ के रैशनल डिसीजन लेना, उतने पेस पे भागना जितने पे आप गिर नहीं जाओ और अपनी स्पीड मेंटेन कर सको, दैट काइंड ऑफ अप्रोच। और सॉफ्ट कैपिटल वाले में मैंने आपको डिविडेंड वाला पॉइंट बोल ही दिया, वो एक एग्जांपल है जो हम इंटरनली खुद डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये खर्चा करना है और ये नहीं करना है, वैसा। बोलो, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये थियोरेटिकल आंसर है, कैलकुलेशन वाली कोई बात इसमें है नहीं। बस इतना रखते हैं, बाकी जो टॉपिक कराना है मॉडिफाइड आईआरआर करके है, लेकिन वो टाइम लेगा अभी, और वो सम के साथ करवाना है, तो अभी नहीं स्टार्ट करते, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है।